नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ इन दिनों एक चर्चा में उबले पड़ रहा है। नवंबर के महीने में, अभी से बस कुछ महीने ही बाकी हैं, नवंबर में छत्तीसगढ़ के म्यूनिसिपलों का चुनाव होना है। शहरी निकाय कहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनके चुनाव होने हैं नवंबर के महीने में। छत्तीसगढ़ के साथ ये अच्छी या बुरी चीज़ रहती है कि 1 नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद स्थानीय संस्थाओं के म्यूनिसिपल और पंचायत के चुनाव हो जाते हैं। 12 महीने के भीतर 3 चुनाव निपट जाते हैं। एक किस्म से राज्य चुनावी माहौल से फारिग हो जाता है और उसके बाद सरकार के पास 4 साल लगातार काम करने का एक मौका बचता है। इन दिनों एक दिक्कत आ रही है। भाजपा की सरकार आई 8 महीने पहले यहाँ पर, उसने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनमें वार्डों का परिसीमन चालू किया। परिसीमन होता यह है कि किसी वार्ड में आबादी बढ़ गई है तो उसकी आबादी को किनारे दूसरे वार्डों में डाल दिया जाए, कुछ किया जाए। तो इस तरह की एक मशक्कत रहती है ये वार्डों की सीमा को फिर से निर्धारित करना, चतुर सीमा का निर्धारण, ये एक कसरत रहती है, सरकार करती है। इसके बारे में लोगों का ये अंदाज है कि ये जनगणना के बाद होता है, ये कि जब जनगणना हो गई उसके बाद ये होना चाहिए। आबादी बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, उससे दिख जाता है। लेकिन अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। 2021 की जनगणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना के आंकड़े अभी बाकी हैं, वही हासिल है। 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 और 2019 इन 2 सालों में शायद वार्डों का पुनर्निर्धारण हुआ है म्यूनिसिपल एरियाज में। अब लोग जा रहे हैं और हाईकोर्ट खड़े खड़े लोगों को स्टे दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई बुनियादी गलती हो रही है सरकार से वार्डों के पुनर्निर्माण में, वार्डों की सीमाएं दोबारा तय करने में, परिसीमन में। क्या है ये मामला, क्या होता है परिसीमन वार्डों का या सीमा दोबारा तय करना, इसके बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पर हमारे एक बहुत ही परिचित जानकार विद्वान डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं छत्तीसगढ़ के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले चुनाव भी करवाए म्यूनिसिपल के। उनका इतिहास बड़ा लंबा है प्रशासन में। वो बरसों तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजभवनों का काम उन्होंने देखा हुआ है, सरकार का काम बहुत करीब से देखा हुआ है। बहुत सारे कानून को तैयार करने में जो सरकार में जो लिखावट होती है उसमें वो शामिल रहे हुए हैं। उनका विधानसभा और लोकसभा के परिसीमन वगैरह से भी शायद उनका वास्ता रहा है, मुझको ठीक से मालूम नहीं है, हम अभी पूछते हैं उनसे। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हमारे अनुरोध पर जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो समय निकालकर बड़ी मेहरबानी से यहाँ आते हैं और उनसे हमको बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। सुशील भाई, बहुत स्वागत है आपका। आज अभी जैसा इंट्रो में मैं कह रहा था कि वार्डों का जो परिसीमन हो रहा है, पुनर्निर्धारण जो हो रहा है, आपने पहला चुनाव कराया है छत्तीसगढ़ का राज्य बनने के बाद। क्या है ये मामला, ये इतना विवाद क्यों हो गया है? लोग भागे जा रहे हैं हाईकोर्ट से स्टे मिल रहा है अलग अलग शहरों में। क्या है ये मामला, वार्डों का परिसीमन क्या है? ये सुनील जी, तो पहली बार हो रहा है कि जब लोग भाग भाग के न्यायालय के पास जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। हाँ, कि 1991 के बाद 92-93 में हाँ, भारत के संविधान में संशोधन करके हाँ, पंचायत राज और नगर पालिका के राज के संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया जी, जिससे कि हमारी जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, हाँ, वो ताकतवर बने, हाँ, और उनको इतनी शक्ति मिले कि वो अपने ढंग से कार्य करें, हाँ, और अपने क्षेत्र का विकास करें। हाँ, और इसीलिए पूरे देश में आप देखते हैं कि पंचायत राज के बाद एक नई चेतना आई है। हाँ, राजनीतिक चेतना बढ़ गई बिल्कुल। और
यानी महिलाओं का सशक्तिकरण तो पंचायत से ही देखने मिलता है। मतलब संविधान में तो 1/3 प्रावधान आरक्षण प्रावधान है। कुछ राज्यों ने 50%, छत्तीसगढ़ उनमें से एक इसी आप देखिए कि राजनीति में इतनी महिलाओं का बिल्कुल सामने आने का हमको अवसर बिल्कुल दिख रहा है। और ये भी तब है जब पार्लियामेंट जो है वहां पर महिला आरक्षण देने से विधानसभा और संसद में उससे कतराते रहा। 12-13% से ज्यादा है। आज तक उन्होंने महिला आरक्षण लागू किया नहीं है 21 में से। तो खैर भारत उस संविधान संशोधन का उद्देश्य ये था कि स्थानीय संस्थाएं जो है वो ताकतवर बने और अपने ढंग से क्षेत्र विकास का काम करें। जैसे ये 3 टियर जो पंचायती राज था, ये शायद राजीव गांधी के समय में लागू हुआ था। उन्हीं के समय हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायतें और त्रिस्तरीय नगरीय निकायों का बिल्कुल वो आए और उनको ताकत, मतलब ये व्यवस्था तो थी अपने देश में। पर इसकी कोई संवैधानिक एक औपचारिक संवैधानिक ढांचा जो है इसका, उनको ताकत सबसे बड़ा ढांचा तो था, लेकिन उसके बाद संवैधानिक ताकत नहीं थी। चुनाव जब पाए तब हो रहे हैं। अब संविधान में प्रावधान किया गया कि हर 5 साल में अनिवार्यतः चुनाव होंगे, जैसे कि संसद और लोकसभा के होना तय है। और ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ये संविधान में सबसे बड़ा ये यानी सरकार के रहमो करम पे नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग को उतनी ही ताकत है जितनी की भारत निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा के लिए है। बात इसको ध्यान करिएगा कि उस संविधान संशोधन ने ये निश्चित किया कि हर 5 साल में अनिवार्यतः चुनाव होंगे और ये चुनाव एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट जज लेवल का होता है। उसको जो दर्जा है वो जिससे स्वतंत्र होकर काम करे। 12 ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने ये प्रावधान किया कि ये संस्थाएं इनकी ये काम करेंगी, पर इनके संबंध में नियम बनाने का अधिकार उन्होंने राज्य सरकार को दे दिया। अच्छा, कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के संबंध में जो भी नियम बनाने, कानून वहां बना, रूल्स जो हैं वो यहाँ संवैधानिक प्रावधान वहां बन गए। बिल्कुल संवैधानिक प्रावधान वहां किया गया। उसके लिए उस प्रावधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया। ये भी एक जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेटिक मामला है। और ये भी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत है कि हमने कह दिया कि आपकी संस्थाएं आप कैसे संचालित करना चाहते हैं आप जानिए। बिल्कुल। बहरहाल उसके तहत हम नगर पालिका की बात करें, संविधान में एक ही शब्द कहता है नगर पालिका। अच्छा। जिसका अर्थ है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। उसके लिए या जैसे महानगरों में महानगर पालिका है, वो भी इसी में आता है। आ गया सब पूरा। इसके लिए उन्हें कर दिया। और जब नियम बनाने की बात आई तो नियम इनको दे दिए गए। तो राज्य सरकारों ने नियम बनाए। राज्य सरकारों ने नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए। और नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के लिए सम्मिलित रूप से एक अलग अधिनियम बनाया। अच्छा। पर वास्तव में उन अधिनियमों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनकी शक्तियाँ कम होती हैं, उनके साधन कम होते हैं। तो चाय लेते चलिए सुशील भाई। उसके कारण ये मुझको ध्यान है जो आप बतला रहे थे कि जब ये 5-5 साल में चुनाव की व्यवस्था की गई कि अनिवार्य रूप से चुनाव हो, उसके पहले का मुझको याद है नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त किए जाते थे। मेयर का कार्यकाल पूरा हुआ या नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, किसी आईएएस को या डिप्टी कलेक्टर को प्रशासक बना देते थे और लंबे समय तक चलता रहता। लंबे समय तक चलते रहता था। अभी बैठ सकता है। किंतु आपको अगर भंग हुई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो वो तो राष्ट्रपति शासन भी राज्य में लगाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वो एक बार में नहीं चल सकता। या तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा उसके बाद। चुनाव सरकार कराती रहती थी। यहाँ चुनाव एक संवैधानिक संस्था राज्य। मैंने देखा हुआ है यहाँ पे कि निर्वाचित नेताओं का कार्यकाल पूरा हुआ, अजय नाथ को रायपुर म्यूनिसिपल का प्रशासक बना दिया गया था। एडिशनल कलेक्टर रैंक के ऑफिसर थे यहाँ पे। तो जो आप बतला रहे हैं कि हर 5 साल में म्यूनिसिपल के चुनाव कराने की बाध्यता जो है, संवैधानिक बाध्यता, इसने चुनाव सुनिश्चित कराए। और चुनाव कराएगा कौन? चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग जो कि सरकार से परे का है, संवैधानिक संस्था है। और
उसके जो मुखिया हैं उनको सरकार अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती, क्योंकि उनको जी वो हाईकोर्ट जज का स्तर प्राप्त है, उनको हटाना होगा तो लोकसभा में महाभियोग चलाना पड़ेगा, जो पीएससी चेयरमैन के लिए या जो हाईकोर्ट जज के लिए रहता है वैसा। अच्छा, खैर बहरहाल तो ये किया गया। तो इनने क्या किया कि दोनों में ही नगर निगम नगर पालिकाओं के संदर्भ में अधिनियम में प्रावधान किया। इसको सुनिए ध्यान से, सुनिए जी, समझना, ये प्रावधान किया कि राज्य सरकार समय समय पर नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायतों के वार्डों की संख्या का निर्धारण करेगा और क्षेत्र विस्तार के लिए कार्रवाई करेगा और इसके लिए नियम बनाएगा। तो ये क्षेत्र विस्तार में ही ये परिसीमन आ जी रहा है? वहाँ परिसीमन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, परिसीमन शब्द का इस्तेमाल लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में, जिसका आपने कहा कि मैं हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में से जो कि जुड़े रहे उससे। परिसीमन किया है सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में 3 आयोग। बहरहाल तो यहाँ पे शब्द है क्षेत्र विस्तार, अर्थात सोचा ये गया कि भाई शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, जब ये प्रावधान किया गया शहरीकरण बड़ी तेजी से, कभी भी किसी इलाके में 5 साल में आबादी एकदम से बढ़ जाती है। रायपुर देखिए ना, राज्य बनने के बाद क्या हो रहा है, हर 5 साल बाद। इसीलिए उन्होंने प्रावधान कर दिया समय समय पर किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो नियम बनाए, उस नियम में उन्होंने एक बात कह दी कि जब भी संख्या का निर्धारण होगा, वार्डों का निर्धारण होगा या क्षेत्र विस्तार होगा, वो पिछली जो जनगणना की गई है और जिसके आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पे किया जाएगा। ये 2 चीजें हैं। तो आज के तारीख में तो 2011 की आखिरी जनगणना हुई है। उसी आधार पर ही वार्डों की संख्या का निर्धारण और वार्डों का क्षेत्र विस्तार करना। अच्छा। अब मुझसे एक आध बार पहले भी कहीं सवाल पूछा कि भाई कि सरकार ने समय समय की बात क्यों की है? विधानसभा में तो लिखा हुआ है, विधानसभा लोकसभा लिखा हुआ है कि जब जनगणना होगी उसके बाद ही परिसीमन होगा। बिल्कुल, इसी परिसीमन तो वो 10 साल से पहले तो होने का सवाल नहीं है। हमने तो 2008-9 में किया, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ। तो जनगणना हुई नहीं 2021 की, अगर हो गई रहती तो हो जाता। बहरहाल तो ये कि भाई समय समय पे रायपुर शहर का ही उदाहरण लें आप, या हमसे पहले भिलाई का उदाहरण लें, दो लें कि कैसे वहाँ पर बदलती गई। और चूँकि 5 साल में क्षेत्र बदल जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लिए उपयुक्त है कि वार्डों का की सीमाओं का आपने चतुर्दिक सीमा शब्द का इस्तेमाल किया। तो वो जो प्रोफार्मा भी दिया गया है, उस प्रोफार्मा में बाकायदा लिखा जाता है कि उत्तर में कहाँ तक सीमा, दक्षिण में कहाँ, पूर्व पश्चिम कहाँ सीमा, हर वार्ड का इस गली तक, इसके मकान से यहाँ तक, ऐसा 12। इसमें एक शब्द और महत्वपूर्ण है कि जब आप क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि सभी वार्डों में जनसंख्या जो है मोटे तौर पर, और उसे अधिकतम कम ज्यादा 15% हो सकता है। अच्छा, ऐसा? उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, यानी सबसे कम आबादी और सबसे अधिक आबादी के वार्ड जो हैं ये 15% के फासले में आना चाहिए। उसी आना चाहिए। अगर जैसे मानो 100 कर रहे हैं तो कहीं हो सकता है 85 हो जाए, कहीं 115 हो जाए, क्योंकि संभव नहीं है। लेकिन 20,000 और 35,000 नहीं कर सकते 20,000 40,000 नहीं कर सकते जहाँ पे। ये बड़ी बात हो गई। ये प्रावधान, और इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए, इस प्रावधान का लाभ लेते हुए राज्य सरकारें अपने अपने समय में, मैं शब्द मार्क करिए, अपने अपने समय में वार्डों के क्षेत्र विस्तार के लिए काम करती हैं। ये क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है उसको राजनीतिक रूप से जो माकूल लगे कि यहाँ पे ये गली जो है, इसके वोटर जो हैं ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या पेशे के आधार पे ये हमारा साथ नहीं देते हैं, तो इसको निकाल के ऐसे वार्ड में डालो जो वार्ड हम हमेशा डूबते हैं, तो डूबा हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक वार्ड में हमारे हारने का खतरा घट जाए, तो सत्तारूढ़ पार्टी जो रहती है। इसमें प्रावधान क्या है? नियमों प्रावधान की कलेक्टर करता है। लेकिन कलेक्टर और कलेक्टर भी किसी एक अधिकारी को नामांकित करता है। ठीक है, तो कलेक्टर पास तो इतने काम है, कलेक्टर कोई खुद काम कुछ करता नहीं, वो सिर्फ आदेश देता है, देखता है कि आदेश का पालन हुआ कि नहीं। बिल्कुल, उसका इतना समय हुई नहीं कि देखेगा कहाँ क्या हुआ। और जितने अप्रिय और विवादास्पद काम रहते हैं इसमें कलेक्टर भी चाहता है कि उसके मातहत का ऊपर से सीधा संपर्क हो जाए ताकि वो बचे रहे। अपना वो
नहीं, उसमें प्रावधान भी है ना कि एक अधिकारी नामांकित करते हैं, उस अधिकारी काम करता है और उसके दायित्व ये है, उसका दायित्व ये है कि बाकायदा देखेगा और कि वार्डों में जनसंख्या का समान रूप से वितरण हो और हर वार्ड का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशाएं निर्धारित हो और जो बनेगा प्रस्ताव वो प्रस्ताव प्रकाशित किया जाएगा। उस पर आपत्तियां बुलाई जाएगी और आपत्तियां बुलाकर उनका निराकरण करके उनको फाइनल किया जाएगा। ठीक है, किया जाए। और आप ये भी जानते हैं कि निराकरण भी उन्हीं को ही करना है, जिसने प्रस्ताव बनाए हैं बिल्कुल उसी को ही निराकरण, कोई अलग से अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, अलग से अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, अलग है। शासन तय करके भेज देंगे। एक बार ये वार्ड बना के भेज देंगे तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य निर्वाचन के पास ये जब नए क्षेत्र, ये क्या कुछ वैसा ही है कि जैसे विधानसभा का जो परिसीमन हुआ तो उससे भारत के निर्वाचन आयोग का कोई लेना देना नहीं रहता? ऐसा लेना देना था कि भारत निर्वाचन के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सदस्य थे और राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त वो सदस्य थे, लेकिन उसका परिसीमन आयोग अलग से बना था। परिसीमन आयोग अलग से बना था, अलग आयोग बिल्कुल अलग बना था। उसका कार्यालय सब कुछ अलग था, सब कुछ अलग एक अलग संवैधानिक, वो संवैधानिक सत्ता एक अलग थी, बड़ी जबरदस्त उसमें। क्योंकि एक बड़ी बात है, परिसीमन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में या संसद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसद में या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, जो परिसीमन आयोग कर देता है, जो परिसीमन आयोग का, आप ध्यान करिए कि सुप्रीम कोर्ट जज तो ऑलरेडी चेयरमैन है, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट नहीं, रिटायर्ड जज होता है, पर है तो सुप्रीम कोर्ट में। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुप्रीम कोर्ट जज लेवल का है, वो मेंबर है उसके। वो मेंबर। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो हाई कोर्ट जज लेवल का है। अर्थात इतनी बड़ी ऑलरेडी संवैधानिक हैसियत वाली संस्था ने कर लिया है, उसको कहीं चैलेंज नहीं दिया। और दूसरी बात सुनिए कि कोई सा भी परिसीमन सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपकी इस बात पे हैरान हो रहा हूँ क्योंकि मुझको अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि देश में कोई भी एक ऐसा फैसला हो सकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट और संसद कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मुझको पहली बार पता लग रहा है। देखिए, मैं तो कानून में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, पढ़ने में जानकार नहीं हूँ मैं कानून बनाने में बहुत उलझा रहा हूँ। लेकिन मुझको ये नहीं पता था, ये आपसे ही पता लग रहा है। उसके भी नियमों को अंतिम रूप देने का अधिकार जो है वह भी आयोग को ही है, उसी परिसीमन आयोग को। यानी परिसीमन आयोग ने तय कर दिया कि ये लोकसभा सीट नहीं बनेगी, जैसे तो बनेगी, मान लीजिए यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरबा बनेगी, तो वो कोरबा भाई आपके रायपुर शहर के देखिए ना, आपकी जो रायपुर आजकल ग्रामीण है, जो मंदिर है 100 सीट थी वो विधानसभा की हट गई और रायपुर ग्रामीण जो है ये एक बनी। और उनके क्षेत्रों के सीमाओं का अलग निर्धारण होता है, उनका आरक्षण भी निर्धारित करता है। इसका कोई इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कुछ नहीं है। नहीं, जो उन्होंने कर दिया सका। लेकिन उसका होता क्या है, उसकी प्रक्रिया सुनिए कि ये जो परिसीमन आयोग बनता है, उस परिसीमन आयोग में विधानसभा और लोकसभा के, राज्यसभा के संसद भी सदस्य होते हैं। उनको वोटिंग करने का, निर्णय देने का अधिकार नहीं होता है, पर चर्चा करने का अधिकार उनको होता है। और बाकायदा उसकी सार्वजनिक सभाएं होती हैं, सार्वजनिक सभाओं में बातचीत होती है। इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा लोकतांत्रिक पारदर्शी लोकतांत्रिक। रायपुर सभा हुई थी, जगदलपुर में हम लोगों ने सभा की थी, इस तरह की जगह जगह सभा करके। और हमारे उसमें उस वक्त अजीत जोगी से लगाकर बलिराम कश्यप तक सब मेंबर थे। ये लेकिन मुझको बतलाइए कि इसको कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों की स्क्रूटनी से बाहर रखने की क्या वजह थी कि ये अंतहीन विवाद चलते रहते, कभी निपटते ही नहीं। और ये मानते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट जज, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यानी इसी को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मान लिया गया इस मामले में, मान लिया गया कि इसके बाद अब जरूरत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। काम भी तो करना है, चुनाव भी तो करवाना है, परिसीमन करना है। और मान के देखिए परिसीमन पे आमतौर पर। अच्छा, मुझको एक बात बताइए सामान्य ज्ञान के लिए, हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी और अथॉरिटी है जिसके फैसले की कोई स्क्रूटनी न हो सके?
देखिए मेरे पार्लियामेंट के फैसलों की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की स्क्रूटनी पार्लियामेंट करता है। पर अभी मेरे ध्यान में तो अभी नहीं है, एकदम जो आकस्मिक रूप से ऐसा। चलिए, बड़ी दिलचस्पी की बात है, मैं कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल के जो जानकार सुप्रीम कोर्ट में होंगे उनसे भी मालूम करने की कोशिश करूंगा कि कोई और ऐसी संस्था है क्या। बहरहाल हम लोग लौटते हैं अपने परिसीमन, छत्तीसगढ़ के म्यूनिसिपल के वार्डों के परिसीमन में। हाँ। ये म्यूनिसिपल के एरिया का भी हो रहा है क्या अभी परिसीमन? नहीं, विस्तार नहीं हो रहा है, उसका तो अलग से आदेश होता है, वो अलग होगा, वो अलग होता है। ये तो अभी जो यानी अभी पड़ोसी गांव जो हैं वहां के कुछ हिस्से को म्यूनिसिपल में शामिल करने का ये नहीं है, जो है, हाँ, जो है उसी के भीतर होना है। अच्छा, उसी के भीतर होना है। ये जो कोर्ट का जो स्टे आ रहा है अलग अलग शहरों में, ये उसी पर आ रहा है। तो मैं अभी एक चीज देख रहा हूँ कि 4, 5, 6 अलग अलग शहरों के लिए ऐसे स्टे आ चुके हैं म्यूनिसिपल एरिया के लिए। जानते हैं, और जो हमने अखबारों में पढ़ा है कि जो वहाँ पे याचिका लगाई गई है, उन्होंने कहा है कि जब पिछली जनगणना 2011 की करना है, उसके आधार पे जब 2014 में हो गया, 19 में हो गया, देखिए 2014 में भाजपा सरकार थी। हाँ। अब देखना, पकड़ना बिंदु को ध्यान से, मैं नहीं बोलूंगा। 2014 भाजपा सरकार थी, उसको बदला 2019 में कांग्रेस सरकार ने, अब फिर भाजपा की आ गई। इतनी तो हर 5 साल में छत्तीसगढ़ में सरकार की पहले नहीं बदलेगी। देखिए सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी अगर बदलती रहे, कभी तो परिसीमन का नाम भी नहीं आया। मैंने कराया था चुनाव 2003 से लगा के, कभी कोई बात ही नहीं आई। लेकिन आपने जो करवाया, उसके बाद से जनगणना ही 2011 में पहली बार हुई। तो उसके बाद 2014 में होना तो लाजमी था, लेकिन तब सरकार कोई और थी। 19 में कोई और सरकार आ गई। तो अभी यानी एक ऐसा अंदाज लग रहा है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी बदलती रहेगी तो वो पिछली पार्टी अगर कोई और थी तो 5-5 साल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी बदलेगी तो 5-5 साल में परिसीमन की ये मशक्कत होते रहेगी। अधिनियम में प्रावधान है, हाँ, समय समय पर। बिल्कुल। या तो आप विधानसभा जाइए, उसको बदलिए। हाँ, विधान में यही लिखिए आप, हाँ, कि जब जनगणना होगी कि समय समय पे नहीं हो पाएगा, 5 साल में ही। इसलिए सरकार का काम अपनी जगह सही है। हाँ, सही। और जो याचिका लगा रहे हैं, हाँ, वो भी अपनी जगह सही है। अब मुझको एक चीज समझाइए कि ये परिसीमन का काम शुरू हो गया है, जिसको रोका है, लगभग पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो गया है, प्रस्ताव प्रकाशित हो गया, उसका प्रकाशित हो गया है। वार्ड की चतुर्सीमा जो मैंने कहा आपसे, तो मेरे पास रायपुर के वार्डों की चतुर्सीमा एक आई हुई है, किस वार्ड का किस गली, किस चौराहे, किसके घर से कहाँ तक रहेगा, ऐसे आया हुआ है। चुनाव की तारीख तय है कि नवंबर में चुनाव लगभग नवंबर में होंगे। अदालत ने स्टे दिया है परिसीमन पर। अगर ये चुनाव की तारीख आने तक ये स्टे नहीं निपटा, अगर ये मामले पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया, एक मैं सैद्धांतिक काल्पनिक प्रश्न कर रहा हूं, तो क्या पुराने परिसीमन पे ही चुनाव होंगे? ये तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, हाँ, कोर्ट में नहीं गया रहता, हाँ, तो फिर बात लगती पुराने आधार पर या नए आधार पे हो जाता। कोर्ट ने चुनाव पे रोक नहीं लगाई है, परिसीमन पे रोक लगाई है। को अभी वहाँ पे एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, तो इसको प्रक्रिया शुरू हो जाना कहेंगे? नहीं, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। प्रक्रिया शुरू जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं। वो कार्यक्रम तो मेरे ख्याल अक्टूबर का अंत में, 45 दिन अक्टूबर के अंत में आना चाहिए या नवंबर के शुरू में आना चाहिए। जी, उसके पहले नहीं। तो इतना समय है अभी। हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह मुझको नहीं दिखती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो हैं चुनाव पे रोक लगा दें। नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा, ऐसा इतना बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिखता। और अगर ये स्टे जारी रहता है तो फिर तो पुराने पे होगा, तो पुराने पे हो सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। कोर्ट उस पे आदेश दे सकता है, जो लोग गए हैं कि नए परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नया परिसीमन पे सुनवाई जारी रहेगी, तब तक ये चुनाव का समय आ गया है, तो पुराने परिसीमन के पुराने वार्डों की सीमा पे चुनाव हो जाए। इसकी संभावना है। हाँ, इसी संभावना। मैं नहीं जानता कि हाई कोर्ट क्या निर्णय लेगा। हाँ, माननीय न्यायाधीश क्या निर्णय, माननीय कोर्ट क्या। हम तो एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं कि इसमें संवैधानिक
ये भी संभावनाएं क्या क्या संभावनाएं कि हाई कोर्ट ये कह सकता है भाई कि 2014 में हो गया, 19 में हो गया, हाँ। अब दोबारा इस पे करने की आवश्यकता हाँ, नहीं। हमने पर हो सकता है सरकार ये कहे हाँ। कि साहब इस बीच शहरीकरण में बहुत परिवर्तन आ गया, हाँ। इसलिए करना आवश्यक है। हाँ। बहरहाल हाँ, यानी अदालत ये भी सोच सकती है कि भाई आपने कानून तो बनाया है समय समय का, हाँ। लेकिन अब दिन में 3 बार आप करोगे परिसीमन तो ये अच्छी बात नहीं है। भले आप कानून में आपको छूट है कि आप सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर के कहे 3 गोली लेते हो, 3 बार आप परिसीमन करा लो, कानूनन सही है, कानूनन सही है, कानून सही है। लेकिन अब व्यवहारिक जो परेशानियां आ रही हैं कि वार्ड बदल रहा है, वार्ड का नाम बदल रहा है, वार्ड का नंबर बदल रहा है, वो लोगों की परेशानियां अलग हैं, बातें अलग हैं। मैं एक बात और समझना चाहता हूं आपसे, जो अभी मुद्दा नहीं है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कभी चुनाव जो है मेयर का या नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सीधे मतदाताओं से हुआ। जी हाँ, हुआ ना। कभी ये हुआ कि पार्षद जो हैं वो चुनेंगे अध्यक्ष या महापौर, दोनों तरीके का हुआ। यानी लोगों की जानकारी के लिए कि इनमें से एक भारत की संसदीय व्यवस्था की तरह है जिसमें सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, और दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली की तरह है जिसमें वोटर सीधे राष्ट्रपति चुनते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति सांसदों से नहीं चुना जाता, सीधे वोटर चुनते हैं। मैं अमेरिका में रहता, वोटर रहता, मैं 2 में से 3 में से जितने भी कैंडिडेट हों उनको सीधे वोट देता, मैं जो मेरे मर्जी के हैं वो। तो हमारे यहाँ दोनों व्यवस्थाएं रही। तो ये भी सरकारों के मर्जी पे है कि सरकार जैसा चाहे वैसा तय करे इसको। मैंने शुरू में कहा ना आपको कि संविधान में जब पंचायत राज लाया गया, हाँ। या स्थानीय शासन संस्था का शासन लाया गया, हाँ। तब ये क्या कि नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने के पूरे अधिकार राज्य शासन को दे दिए गए। नहीं, अभी जो नियम लागू हैं अपने यहाँ, जी हाँ, इसमें व्यवस्था क्या है? सरकार अभी पिछली बार पहले व्यवस्था थी डायरेक्ट चुनाव की, हाँ। फिर कांग्रेस सरकार के साथ उसको बदल के हो गया कि पार्षद लोग चुनेंगे। हाँ। अब चर्चा ये है अखबारों में, हाँ। ये सरकार को वापस पुरानी व्यवस्था को लागू करने की, सीधे निर्वाचन होगा। ये होता है। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर काफी होता है कि नहीं, विधानसभा से पारित करना, विधानसभा से पारित कराना पड़ता है। नियम विधानसभा में बनते हैं। यानी भूपेश सरकार के बारे में ये कहा जाता था कि उसके कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो इतने लोकप्रिय नहीं हैं कि वो सीधे निर्वाचन में चुन के आ सकें। तो पार्टी के जो पार्षद चुन के आएंगे उनको तो भेड़ के रेवड़ की तरह ले जाया जा सकता है वोट डालने के लिए। तो इसलिए ये चेंज की गई थी व्यवस्था। मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई बात है, ऐसी चर्चा थी। आप राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते हैं, चाहे आप बरसों पहले रिटायर हो गए हैं, तो मैं आपको उसमें मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त रहा हूँ और मैं अपनी वो पोजीशन को खोना नहीं चाहता हूँ कि मैं हर बात में अपने आप को पूरी तौर पर निष्पक्ष होकर सब राय दूंगा। हमारे आपके दोनों के एक मित्र हैं, वो इस हद तक निष्पक्ष रहते हैं, मैं बतलाऊं आपको, कि वोट डालने नहीं जाते हैं। कि पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में रहे, वोट डालना नहीं उन्होंने, कि मैं अगर वोट डालूं तो मेरा वोट जो है मेरे राजनीतिक प्रेफरेंस को तय करेगा। तो उन्होंने पूरी जिंदगी वोट नहीं डाला। वोट डालने जाता हूँ और खूब अखबारों में लिखता भी, आप जानते हैं। हाँ, और रिटायर हुए कई साल हो गए, आज तक उन्होंने वोट नहीं डाला। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तो वोट डालने भी जाता हूँ और खूब आप जानते हैं राजनीतिक टिप्पणियां भी लिखता हूँ। आपकी उनसे बात हो तो आप पूछिएगा। मैं तो बहुत झिड़कता हूँ, मैं इसको गैर जिम्मेदारी मानता हूँ वोट न डालना। आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति भवन के बूथ में लाइन में लग कर गए थे वोट डालने के लिए। और मुझको बहुत अच्छे से याद है वो दिन, कोट वगैरह जैकेट वगैरह नहीं पहनी थी उन्होंने, पूरी बाही का कमीज एक पहना था और पैंट पहना था। आम व्यक्ति की तरह कतार में लगकर बारी आने पे वोट डाला था। राज्यपाल लोग भी ये करते हैं, मैं बहुत राज्यपालों को लेकर गया हूँ चुनाव। हाँ, ऐसा बहुत बार गया हूँ, वो भी लाइन लग के डालते हैं। उसमें भी कोई ऐसे रहते हैं क्या जो न डालें, राष्ट्रपति या राज्यपाल? नहीं, उसमें दो तरीके के खेल लोग करते हैं। क्या? कुछ लोग तो जैसे अभी यहाँ पे हैं राज्यपाल, इन्हें अपना नाम यहाँ करा लिया। अच्छा, क्योंकि 6 महीने ज्यादा अगर रहे हैं तो अब यहाँ करते हैं। पर कुछ लोग राजनीतिक रूप से अपने राज्य में रखते हैं, जुड़े वहाँ रख करते हैं, तो वहाँ वोट डालने चले जाते हैं। वोट डालने जरूर जाते हैं। तो अब हम लोग क्या समझें सुशील भाई, ये जो हमें ये मानना चाहिए कि अब हाईकोर्ट इस बात पर निर्णय लेगा कि क्या ये
क्षेत्र विस्तार करना अनिवार्य है। हाँ। क्या इसके ऊपर जो लोग आपत्तियां लगा रहे हैं हाँ। कि राजनीतिक बात तो नहीं करने की बात है, पर क्या लोगों को इससे वास्तविक तकलीफें हो रही हैं? हाँ। तो अब हमें ये मानना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय इस संबंध में कोई अपना व्यू पॉइंट बना के कह सकता है कि भाई अभी 19 में छुआ दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। या उनको ये भी राज्य सरकार ये दबाव डाले कि हाँ इन 5 सालों में शहरी नक्शा बदल चुका है, इसलिए परिसीमन जरूरी है। और तो ये हो चुकी है, एक्सरसाइज हो चुकी है, यानी अदालत इसको रोकेगी तो भी एक्सरसाइज हो चुकी है। इसलिए मामला पूरा खुला, इट्स एन ओपन थिंग, ओपन से, और इससे हाई कोर्ट अपना कुछ भी निर्णय ले सकता है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना तो दोनों पक्षों के लिए खुला रहता है, जो भी फैसला रहे वो। तो मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हाई कोर्ट चाहे जो फैसला ले, जो पक्ष असंतुष्ट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। आजकल लोग सुप्रीम कोर्ट हर बात में चले जाते हैं, हर बात में चले जाते हैं। तो ये तो फिर भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रहेगा वो देश के दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ स्थानीय संस्था के चुनाव होंगे, खासकर म्यूनिसिपल के, उसके लिए एक नजीर भी बन सकता है। क्योंकि इसमें वो जो शब्द का इस्तेमाल है टाइम टू टाइम, समय समय पर कर सकती है। तो इसके लिए अगर कोई निर्देश दे सकते हैं कि टाइम टू टाइम नहीं, आप जब कभी भी सुप्रीम, मान लीजिए मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट जाता है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देता है, तो क्या वो राज्य के कानून में समय समय पर जो लिखा गया है, क्या वो इसको हटा भी सकता है समय समय पर? उनको तो पूरा देखिए, हर कानून की समीक्षा करने का अधिकार उनको है। हाँ, उसी के तहत तो हम हाईकोर्ट, क्योंकि ये तो बड़ा ग्रे एरिया है। ये तो बड़ा बड़ा लंबी चौड़ी मनमर्जी का एक स्कोप छोड़ा हुआ है उन्होंने यही कानून में। तो इसलिए हो सकता है इस पर पुनः विचार माननीय न्यायालय कर सकता है और वो कोई एक व्यू पॉइंट निर्धारित कर सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के आधार पर ये ज़्यादा संभावना है कि राज्य सरकार जोर देगी कि यद्यपि समय समय इसलिए दिया गया है कि भारत, देखिए अभी जो हमारा बजट आया है, बजट में भी शहरीकरण एक उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है और अगले कुछ दशकों में 50% आबादी शहरों में हो जाएगी। हमारा रायपुर देखते देखते 2060 तक का है शायद, जो 3 लाख की आबादी था आज कम से 19-20 लाख का हो गया। और इस कारण शंकर नगर जहाँ हम बैठे हैं, आप इस यहाँ कितना ज़्यादा भारी परिवर्तन हो गया। वहीं अवंती विहार बाजू में आ रहा है, लोगों के सिर के ऊपर लोग, उसके सिर पे लोग, उसके सिर पे लोग, ऐसा इसके आधार पे क्षेत्र का विस्तार करना या जिसको परिसीमन कहते हो आवश्यक है। राज्य सरकार अगर इस बात को वहाँ पे सिद्ध कर सकेगी तो हो सकता है। सुशील भाई, एक बात बताइए, आपने राजभवन से सरकार में रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त रहते हुए म्यूनिसिपल के चुनावों को देखा है करीब से, राजनीतिक व्यवस्था। मैं जब बच्चा था तो मेरे को याद है 19 से कौन का चुनाव भी मैंने देखा है, नगर पालिका विधान। बिल्कुल, जब पेटी में चुनाव होता था और चुनाव चिन्ह नहीं होता था, सफेद पेटी, लाल पेटी, पीली पेटी पे चुनाव होता था। अच्छा, अलग अलग पेटी में डालना है। और वो उसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं आता था। चुनाव चिन्ह तो सन 52 में आया है। उसके पहले बगैर चुनाव चिन्ह का चुनाव होता था और पेटी का रंग होता था। अच्छा, मेरे बहुत अच्छे से आता है यंग, और चूंकि मेरे पिताजी बड़े संपादक थे और राजनीतिक परिवार के थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो नगर पालिका चुनाव बड़े संघर्ष से लड़ा जाता था और पेटियां होती थी। और उन दोनों बड़े जबरदस्त नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शारदा चंद तिवारी, बुलाकी लाल पुजारी, ये 3 इतने बड़े नेता थे। यही लोग परिवर्तन होते थे कि पहले ठाकुर प्यारेलाल सिंह, फिर शारदा चंद तिवारी और फिर बुलाकी लाल पुजारी, फिर बाद में दूसरे लंबी लाइन पर ये लोग लगातार बने रहे। और उनके चुनाव सबके नाम पे स्कूलों के नाम रखे गए हैं। उस समय चुनाव मुझे अच्छे, वार्ड के नाम भी हैं शायद, वार्ड के नाम पे हैं, बिल्कुल। इसलिए देखिए उस वक्त जो होता पेटी, मैंने बताया ना कि पीली पेटी, लाल पेटी, हरी पेटी, ये पेटी होती, चुनाव चिन्ह नहीं होता था। जी हाँ, मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ, जो सीधे वोटर सीधे मेयर को चुने या नगर पालिका अध्यक्ष को चुने और पार्षदों के मार्फत चुना जाए उनको, इसमें आपकी निजी राय क्या है? कौन सी व्यवस्था बेहतर होती है? क्योंकि सरकारें बदलते रहती है, इसको इसमें छूट है बदलने की। सुनिए, हम पंचायत पे जाएं, देखिए सरपंच तो डायरेक्ट चुना जाता है।
पर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उसके जो जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं उसका काम सुनिए उनकी, मैं अगर मेरी जुबान में कहूँ तो उनकी खरीदी बिक्री से आमतौर पर तय होते हैं। लेकिन इतना बड़ा रायपुर जिला इतना बड़ा, उसका अध्यक्ष कितना बड़ा चुनाव हो जाएगा, यानी 10 लोकसभा क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। वहाँ पे ये जिसको कहते हैं कि व्यावहारिक रूप से 10 विधानसभा क्षेत्र, 10 विधानसभा कम से कम 2-3 लोकसभा क्षेत्र फिर भी आ जाएंगे। महासमुंद है, पुराना रायपुर जिला सोचिए ना, पुराना रायपुर जिला सोचिए तो बिल्कुल उसमें कितने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र आ जाते हैं, उससे बड़ा चुनाव हो जाता है। वैसे ही जनपद पंचायत में आजकल एक जनपद जो होता है उसमें भी कई विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि उसको वो चुने। और चूंकि कई 1500 लोग ही चुनते हैं सरपंच को, एक आमतौर पे एक पंचायत की आबादी 1000 से 1500 तक की आमतौर पे होती है वोटर आबादी, वो चुना जाना संभव। अब इस पे आ जाइए, ये एक आधार है, कि अगर व्यावहारिकता के हिसाब से देखें तो पार्षदों के द्वारा चुना जाना ज़्यादा व्यावहारिक है ऐसा, किंतु राजनीतिक रूप से एक सही रिफ्लेक्शन के लिए जनता का सीधे निर्वाचित मेयर जो है बेहतर है, वो अधिक पारदर्शी रहेगा, वो विधायकों के खरीद फरोख्त से बचा रहेगा, जैसे कि सांसद या विधायकों के ऊपर आरोप लगता है उससे बचा रहेगा। यानी मैं अगर अपना सीधा वोट डाल रहा हूँ किसी को, तो अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि सामने है, इसलिए मिसाल देखिए वहाँ सीनेट अलग हो जाता है, राष्ट्रपति अलग पार्टी हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता रहता है, काम करते रहता है और दबाव में नहीं आता है। और वहाँ पे राष्ट्रपति लोगों के सीधे वोट से चुना जाता है, इसीलिए तो मुझको लगता है कि जो सीधे चुने जाएगा मेयर, जी हाँ, ये शायद पार्षदों की गुटबाजी, खरीद फरोख्त, गिरोहबंदी, सौदेबाजी, इससे थोड़ा MIC कि किसके वार्ड में क्या काम देना है, किसको किस कमेटी का अध्यक्ष बनाना है। बस जो डायरेक्ट चुना जाएगा मेयर, अब देखिए रायपुर में कम से कम रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, इतने से बढ़ के एक MLA बढ़ के हो गया ना, 3.5 विधानसभा के बराबर होता है म्युनिसिपल। बड़ी ताकत हो जाएगी जो डायरेक्ट चुनकर आएगा, बड़ी ताकत हो जाएगी। यानी मुझको लगता है कि अगर कोई काबिल मेयर अच्छे से अगर चलाता है सीधे निर्वाचित, तो लोकसभा का वो एक स्वाभाविक दावेदार हो सकता है। उसको फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है, फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है। और पहले बाकायदा जब भी कोई VIP आता था तो मुख्यमंत्री के बाद वो मेयर पहला होता था, गवर्नर, मुख्यमंत्री और मेयर, ये प्रोटोकॉल रहता था उस समय, हो जाता बहरहाल। तो अब हमको इंतजार करना है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है परिसीमन के मामले में, क्या व्यू पॉइंट लेता है। मुझको एक बात बताइए, मैं हाईकोर्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आपके हिसाब से, चूंकि आप राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे, चुनावों को आपने देखा हुआ है, हम केवल रायपुर शहर को ना लें, पूरे राज्य को लें, शहर हैं, कस्बे भी हैं, सब हैं, आमतौर पे वार्ड की सीमा निर्धारण जो है, परिसीमन कहें जो भी कहें, ये 5 साल में होना चाहिए कि 10 साल के पहले नहीं होना चाहिए। देखिए रायपुर शहर ही नहीं, पूरा देश बदल रहा है, पूरे देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हर कस्बा बदल रहा है, पुराना शहर धमतरी नहीं रहा, पुराना महानगर और तो बागबाहरा नहीं रहा, भाटाबारा नहीं रहा। और जब इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से वार्डों का अगर पुनर्निर्धारण होता है तो वो ठीक बात है, ऐसा ठीक बात है। 5 साल में अगर हो जाता है तो 5 साल में माहौल शहरों का बदल रहा है तो हो जाना चाहिए, इसीलिए समय समय के जो प्रावधान है वो उचित लगता है मुझे। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, मैं ब्रिटेन गया 2000 में और 2002 में, कोई एक वक्त था वहाँ पे जो वहाँ म्यूनिसिपल के चुनाव हो रहे थे, लोकल बॉडीज़ के, जैसे हमारे यहाँ हो रहे हैं ऐसे। तो मुझको एक दिलचस्प बात वहाँ पता लगी कि अगर मैं वहाँ उस इलाके में 6 महीने से रह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का वोटर हूँ, वहाँ पे वोटर भी रजिस्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन 6 महीना मुझको रहते हो गया है, तो वोट डाल सकते हैं, तो मैं वोट डाल सकता हूँ स्थानीय संस्था के चुनाव में। मैं वहाँ का विधायक नहीं चुन सकता, मैं वहाँ का सांसद नहीं चुन सकता, लेकिन चूंकि मैं उस इलाके में 6 महीने से रह रहा हूँ, तो वहाँ का लोकल बॉडी का पार्षद कौन रहे, मेयर कौन रहे, इसको मैं चुन सकता हूँ।
मेरा नागरिक रहना जरूरी नहीं है, ये व्यवस्था है वहाँ पे। यानी जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए जगदलपुर से कोई यहाँ आके 6 महीने से अगर रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप बता रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। लेकिन कोई विदेशी नागरिक है, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। वहाँ पर ये छूट है कि स्थानीय संस्था म्यूनिसिपल का जो कैरेक्टर है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनमें इस इलाके में रहने वाले मेहमान को भी हक होना चाहिए वोट डालने का। ये इंतजाम वहाँ पर था। मुझको हालांकि 6 महीना रहने का कोई मौका नहीं था, इसलिए इसकी बारी नहीं आई। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं सुशील भाई क्या होता है परिसीमन को लेकर। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने ये बातचीत सुनी, सुशील भाई का इतना लंबा तजुर्बा है, इतनी समझ है उनकी संवैधानिक मामलों की, राजनीतिक मामलों की, कि हर बार मुझको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है उनसे। आज ही मुझको पता लगा कि देश का जो परिसीमन आयोग बनेगा अगला, उस परिसीमन आयोग के फैसलों को न पार्लियामेंट में न सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। ये ज्ञान मुझको नहीं था, ये इजाफा हुआ है आज की बातचीत में। आपको भी बहुत सारी चीज़ें नई जानने मिली होगी। मैंने आखिरी में उनसे कुछ काल्पनिक प्रश्न भी कर लिए कि मेयर का चुनाव कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हैं, परिसीमन कितने साल में होना चाहिए, क्या सोचते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था से परे की उनकी निजी राय थी। हम दोनों के एक मित्र हैं जो सरकारी नौकरी में रहते हुए इतने निष्पक्ष रहना चाहते थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी वोट नहीं डाला। वो मान के चलते थे कि वो अगर वोट डालेंगे तो अगले 5 साल उसी पार्टी के प्रति उनका एक लगाव रहेगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उनका। नहीं चाहते थे वोट डालना। हम लोग दोनों जानते हैं कौन है वो। सुनने वाले कुछ लोग अंदाज लगा सकते हैं इस बात का। हम देखेंगे, हाई कोर्ट का फैसला एक बार आ जाने दीजिए परिसीमन में। अगर उस फैसले के बाद कोई नई बात करने का कोई एक स्कोप बचेगा तो हम आपके बीच में फिर आएंगे। मैं सुशील त्रिवेदी जी को धन्यवाद के साथ आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपको अगर हमारी ये बातचीत और इस तरह की दूसरी बातचीत, कई बार हम बातचीत करते हैं, कई बार मैं कैमरे के सामने अकेले एक एडिटोरियल बोलता हूं, आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको खबर लग जाए। हम कभी भी 1 या 2 से ज़्यादा वीडियो एक दिन में नहीं डालते। आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। सबका वोट रहता है, सबको पता रहना चाहिए कि परिसीमन क्या है, वोट क्या है, कैसा चुनना चाहिए, पार्षद या मेयर। आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है, आपको पता भी रहना चाहिए। एक जागरूक वोटर जो है वो एक बेहतर सरकार चुनते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह मेरी, मैं और सुशील भाई हम लोग दोनों ही सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा से दूर हैं, बहुत दूर हैं हम लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत बड़े आदर्श नहीं हैं, कम से कम मैं तो नहीं हूँ, सुशील भाई ज़्यादा बड़े आदर्श हैं, लेकिन मैं इतनी अपील आपको कर रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर को उन लोगों को खाने का बड़ा शौक़ है जो गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं। तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के ऊपर रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। फिर मिलेंगे।